हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पर्यावरणीय अध्ययन का आज तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कुल इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि को रखते हुए बनाया गया है। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? गैसीय अपशिष्ट, तो गैसीय अपशिष्ट जो है, ये लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं होता है, वो गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, वह गैसीय पदार्थ जो वायु में मिलकर जो है इसे दूषित करता है, गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, ये सभी गैस जो है गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? तो फल द्वारा प्रकीर्णित जो पौधे होते हैं, जिन फलों में बीज होते हैं, उनके पौधे जो है दूर दूर प्रसारित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि फल द्वारा प्रकीर्णित जो पौधे होते हैं वो दूर दूर प्रसारित होते हैं। कभी कभी कुछ पौधे में ऐसा होता है कि उनके फल जब धूप में या कभी भी फटता है तो उनके बीज जो है ज़्यादा दूर दूर जाकर छिटक जाता है और वहाँ पे वो जमने लगता है। ठीक है, तो वो जो होता है वो प्रसारित होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, तो वो सहभोजी कहलाता है। ठीक है, सहभोजिता उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो प्राणियों के मध्य आपसी सामंजस्य एवं समझ से एक साथ रहना और भोजन करना शामिल होता है। इसमें सहभोजी प्राणी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि जो है लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये सहभोजी कहलाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मोर सांप को खाता है, जब मोर जो है सांप को खाता है, सांप जो है कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कहाँ पे होगा? तो मोर का पोषण तल जो होगा वो पिरामिड के सबसे ऊपर होगा। ठीक है, जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, जो मांसाहारी होते हैं वो पिरामिड के शीर्ष पे रखे जाते हैं। वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उन्हें शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाज हो गया, गिद्ध हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया, ये सभी जो है पिरामिड के शीर्ष पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा मोर का पोषण तल, क्योंकि यहाँ पे वो सांप खा रहा है, सांप कीड़े को खा रहा है, कीड़ा जो है हरे पौधे को खा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल, तो कायांतरित सेल किसे कहते हैं? जब अग्नेय एवं अवसादी, ठीक है, अग्नेय एवं अवसादी सेलों में जो है ताप दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, तो उसको जो है कायांतरित सेल कहते हैं। ठीक है, अग्नेय और अवसादी सेलों में जब ताप दाब के कारण जो है उसमें परिवर्तन होता है तो कायांतरित सेल का निर्माण होता है। इसमें जो है संगमरमर आता है। ठीक है, संगमरमर हो गया, क्वार्टाइज हो गया, नीस हो गया, सिस्ट हो गया, फाइलाइटर हो गया, कोयला, एंथ्रोसाइट, ये सभी जो है कायांतरित सेल के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कोयला को देख लीजिए, कोयला या तो लकड़ी जलता है तभी कोयला बन जाता है, यानी रूपांतरित होता है जब किसी चीज़ में, तो वो कायांतरित होता है। संगमरमर में भी उसी तरह से होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, महासागरों में जो है सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड जो है 77.8% पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मिलता है, लेकिन इसकी मात्रा जो होती है वो 10.9% होती है। ठीक है, तो ये दोनों पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड महासागरों में दोनों पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है सोडियम क्लोराइड 77% के करीब पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है, भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है सर्वाधिक है।
यह जो है उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसको भी याद रखिएगा। उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी जो है 3 नदियों द्वारा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन्हीं नदियों के द्वारा जो है जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी जो है राजस्थान के उत्तर भाग में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में पाई जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है और यह एक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। सभी शाकाहारी जंतु जो होते हैं वो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे खरगोश हो गया, ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, ये सभी जो है प्रथम चरण के उपभोक्ता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेग क्या है? तो प्लेग ही एक जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी, इसको याद रखिएगा। ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के से जो है प्लेग फैलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायुदाब मापने वाला, तो बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुदाब। थर्मामीटर से बुखार, सिस्मोग्राफ से भूकंप, ठीक है। हाइग्रोमीटर से मौसम, एक मौसम यंत्र है जिसका जो है उपयोग वातावरण में आर्द्रता की कमी को मापने के लिए किया जाता है, हाइग्रोमीटर का, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता की मात्रा को नापने के लिए किया जाता है, ये मौसम विभाग से संबंधित ये भी है। तो इन चारों को याद रखिएगा, चारों महत्वपूर्ण है, चारों जो है बार बार बारी बारी से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीटी कपास क्या है? बीटी कपास, तो ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक है, ट्रांसजेनिक पौधा है। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा किसको माना गया था? तो तंबाकू को, इसको भी याद रखिएगा। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा जो था वो तंबाकू था, और बीटी कपास जो है ये भी एक ट्रांसजेनिक पौधा है। अगला है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आप लोग जानते होंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र में जो है, इस एरिया में जो होते हैं ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, इतना बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो ये कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाया जाता है और यह एक जो है अकार्बनिक रसायन है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बाइड से जो है एसिटिलीन नामक गैस निकलती है जो गर्मी पैदा करती है, ये भी याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बाइड से जो है एसिटिलीन नामक गैस निकलती है जो गर्मी पैदा करती है और उसी के कारण जो है फल पकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? तो टाइफाइड, ठीक है। दूषित पानी से चर्म रोग भी होता है, पेट रोग होता है, पीलिया होता है, हैजा, दस्त, उल्टियाँ, टाइफाइड बुखार, ये सभी होते हैं। तो यहाँ पे टाइफाइड दिया है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं पूछा है प्रश्न में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक जहरीली गैस है। यह गैसोलीन, केरोसिन, तेल, प्रोपेन, कोयला, प्रोपेन, लकड़ी से जलने से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? तो वो हो जाएगा सरसों। द्विबीजपत्री का मतलब है जैसे चना हो गया, चना में कवर ऊपर लगा रहता है और उसको जब तोड़ते हैं तो उसके दाल अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो द्विबीजपत्री पौधा माना जाता है। सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, ये सभी जो है द्विबीजपत्री में आ जाते हैं। तो यहाँ पे टी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का अधिग्रहण जो है किसके द्वारा होता है? तो ये जाइलम के द्वारा, ठीक है।
पौधे में जल का अधिग्रहण जो है एक विशेष प्रकार के ऊतक, जिसे हम जाइलम कहते हैं, उसी के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक जो है नालिकाओं के आकार का होता है और पेड़ में फैला होता है, और जाइलम ऊतक जो है जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित करके जो है पूरे पौधे में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है आपका 20.9% है और नाइट्रोजन कितना है सबसे ज़्यादा 78.1%, यानी कुल जो है 99% पे यही दो गैस हैं। और 1% में आपका आ जाता है आर्गन, नियान, हीलियम, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जो देखेंगे उसको आप जल्दी से सीखेंगे। तो भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, कार्यकारी रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानोगे? शुष्क मिट्टी को कैसे पहचानेंगे? तो ये मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, लवण सांद्रता अधिक होगी, और उसमें जो है जल अधिक जल नहीं होता है, शुष्क मिट्टी में कम जल होता है। ठीक है, पानी न के बराबर होता है, एक चीज़ ये मान लीजिए। ठीक है, जल की कमी होती है और धरती के भूमि का क्षेत्र लगभग 1/3 भाग इसी प्रकार के भूमि से बना भी है। ठीक है, तो इसका मुख्य रूप से पहचान हम करते हैं, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है, वो शुष्क मिट्टी कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चुन कर चरते हैं जब, ठीक है, जब चुन कर चरते हैं तो जो है वनस्पति में बदलाव होता है, उसमें नए पौधे का निर्माण होता है, सफाई भी हो जाती है, नए पौधे का लगाया भी जाता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये यूपी टेट के 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए तो ये कैल्शियम एवं विटामिन डी दोनों आवश्यक है स्वस्थ अस्थियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत में पूछा है, तो भारत में माउंटेन कंचनजंगा है, जिसकी जो है 85-86 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, 8586 मीटर, और विश्व की तीसरी है, और ये कहाँ पड़ता है? भारत के सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पर सिक्किम राज्य में पड़ता है, इसको आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत तो क्षोभ मंडल है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो मौसम संबंधी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती हैं, और इसमें एक खासियत और है कि प्रति 165 मीटर पर की ऊंचाई पर जाने पर वायु का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से जो है घटता रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, असम की प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है काजीरंगा। ये काजीरंगा जो जीव वन्य अभ्यारण्य है ये असम में है। यहाँ पे जो है एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, और 1985 में जो है इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रहता है, बहुत बार ये पूछा भी जाता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो ये है बैसाल्ट। ठीक है, बैसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ग्रेवे हो गया, ऑब्सिडियन हो गया, ये सभी जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल कहते हैं। तो सबको इंग्लिश में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में सिर्फ इंग्लिश वाला ही पूछा जाता है। टोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ठीक है, तो ओजोन परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का पूछ रहा है, इधर दक्षिणी गोलार्ध का, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, और उत्तरी गोलार्ध का 21 जून को। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध को 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध को 22 दिसंबर को जो है सबसे लंबा दिन होता है।